वक्फ के नए कानून उम्मीद के लागू होने के बाद से देश के कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय से झूठ बोलने की रेस शुरू हो चुकी है। इस रेस में 3 अलग अलग पार्टियों के नेता टॉप गियर पर दौड़ रहे हैं। नंबर 1 पर हैं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दूसरे नंबर पर हैं डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। और तीसरे नंबर पर हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव, जो फुल वॉल्यूम में मुस्लिम समुदाय से झूठ बोल रहे हैं कि वो अपने अपने राज्यों में वक्फ का नया कानून उम्मीद लागू नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्सरे। 20% वोट के लिए ममता, स्टालिन और तेजस्वी यादव मुस्लिम समुदाय को धोखा दे रहे हैं। उनसे झूठ बोल रहे हैं कि वो वक्फ अधिनियम 2025 को अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे, जबकि इन सभी को सच्चाई अच्छी तरह से पता है कि इनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि ये राष्ट्रपति की मंजूरी और संसद में केंद्र सरकार द्वारा पारित किसी कानून को लागू होने से रोक सके। तो आज एक्सरे में हम इनके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। जब से यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल कानून बना है, तब से मुस्लिम तुष्टीकरण आधारित राजनीति करने वाले नेताओं ने सियासी स्टंट शुरू कर दिया है। मुसलमान समुदाय से ऐसे वादे कर रहे हैं जो वो पूरे कर ही नहीं सकते। ये मुस्लिम समुदाय को धोखा देने जैसा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस मामले पर संविधान क्या कहता है और राज्य सरकारों की संवैधानिक सीमाएं हैं क्या वो वक्फ कानून 2025 को अपने राज्यों में लागू होने से रोक सकते हैं? इस सवाल का जवाब भारतीय संविधान में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो देश की मुस्लिम समुदाय को भी जानना जरूरी है, ताकि वो ममता, स्टालिन और तेजस्वी यादव के झूठ के चक्कर में ना फंसे। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि कानून बनाने का हक होता किनके पास है। संविधान के अनुच्छेद 246 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि कानून बनाने की शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों में बटी हुई हैं। संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकार को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब है कि ऐसे विषय या मुद्दे जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होगा, मसलन रक्षा नीति, विदेश नीति और मुद्रा नीति, यानी राष्ट्रीय महत्व के विषय। अब राज्य सूची के बारे में भी समझ लीजिए। राज्य सूची में वैसे विषय या मुद्दे शामिल हैं जिन पर राज्य सरकार विधानसभा में कानून बनाने की अधिकारी होगी, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ और जमीन। अब तीसरी सूची को जरा ध्यान से समझिए, समवर्ती सूची। इसके तहत ऐसे विषयों और मुद्दों को शामिल किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे आपराधिक कानून, विवाह, शिक्षा और संपत्ति। अब जो वक्फ अधिनियम पास हुआ है वो इसी समवर्ती सूची का ही विषय है, यानी संपत्ति। फिर वही सवाल कि अगर वक्फ पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, तो किसके द्वारा बनाए गए कानून की मान्यता होगी? इसे ऐसे समझिए, वक्फ पर उम्मीद नाम का कानून मोदी सरकार ने संसद में बना दिया। फर्ज कीजिए कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में और एमके स्टालिन तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ पर कानून बनाते हैं, तो किसका कानून मान्य होगा? इस सवाल का जवाब संविधान के आर्टिकल 254 में लिखा हुआ है। संविधान का आर्टिकल 254 कहता है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून के मामले में टकराव की स्थिति बन जाए, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा और राज्य द्वारा बनाए गए कानून की कोई मान्यता नहीं होगी। मुझे लगता है आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, आपको अच्छी तरह से पता चल चुका होगा कि कानून बनाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के पास क्या शक्तियां हैं। अब मुद्दा है सियासी बयानबाजियों का, जिसमें बयानवीर ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और तेजस्वी यादव के वक्फ पर बयान शामिल हैं। यह मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों नेता अपने राज्य में वक्फ कानून लागू होने से रोक सकते हैं या नहीं, लेकिन उससे पहले वक्फ को लेकर मुस्लिमों से किए गए इनके बयानों का एक्सरे कर लेते हैं। पहले बात तेजस्वी यादव की, वो इसलिए क्योंकि वो ज्यादा जल्दी में लग रहे हैं।
भाई उनके राज्य में इसी साल के अंत में चुनाव है और बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी 18% है। अब मुद्दा यह है कि इस 18% को अपने पाले में कैसे लाया जाए। तो तेजस्वी यादव ने बिना सोचे समझे, बिना संविधान के ज्ञान के मुस्लिम समुदाय से झूठ बोल दिया कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो वो वक्फ अधिनियम 2025 को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ममता बनर्जी ने भी कुछ ऐसी ही तुष्टीकरण का खेल खेला, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी फरवरी-मार्च 2026 में चुनाव है और पश्चिम बंगाल में तो 2011 में ही मुस्लिम आबादी 27% थी। अब ममता बनर्जी इस 27% को नाराज तो नहीं कर सकती ना, भले ही उसके लिए झूठी क्यों ना बोलना पड़े। तीसरे नंबर पर एमके स्टालिन है। तमिलनाडु में भी अप्रैल 2026 में चुनाव है, वहां भी मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। लिहाजा तीनों नेताओं ने मुस्लिम आबादी को अपने वोटों में तब्दील करने के लिए झूठ का सहारा ले लिया। लेकिन क्या ये वाकई कानून को लागू होने से रोक सकते हैं? नहीं, ये वक्फ कानून को अपने अपने राज्यों में लागू होने से किसी भी तरह से नहीं रोक सकते। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। संविधान तो इन तीनों नेताओं ने पढ़ा ही होगा। संविधान का अनुच्छेद 256 भी पढ़ा होगा। हो सकता है कि नेतागिरी के चक्कर में भूल गए हों, क्योंकि आर्टिकल 256 को भूला हुआ अनुच्छेद भी कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम उनको याद दिला देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच संबंधों का प्रावधान का जिक्र किया गया है। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल संसद के कानूनों और राज्य के मौजूदा कानूनों के मुताबिक करेंगे। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। उम्मीद करता हूं कि भूला हुआ अनुच्छेद अब आप लोगों को याद आ गया होगा। फिर सुन लीजिए कि राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि संसद के कानूनों का पालन हो सके। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार को लगता है कि कोई राज्य संसदीय कानूनों का पालन नहीं कर रहा है तो वो गैर अनुपालन से पहले भी निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकती है। केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह नहीं आना चाहिए। तो ममता दीदी और स्टालिन साहब, इसका यह मतलब हुआ कि केंद्र सरकार कानून न पालन करने पर आपकी सरकार के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। अब बड़ा एक्शन क्या हो सकता है, इतना तो आप जरूर ही जानते होंगे। और तेजस्वी तो फिलहाल बिना कुर्सी के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके बारे में क्या ही कहा जाए। यानी संसद में पारित कानून और केंद्र सरकार के निर्देशों को नकारने की घोषणा भले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एमके स्टालिन अपने सियासी फायदे के लिए कर लें, लेकिन ये तो आप दोनों भी जानते हैं कि आपके पास इतना अधिकार नहीं है कि आप केंद्र द्वारा पारित उम्मीद कानून को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लागू करने से रोक सके। संविधान को जानने और समझने वाले कहते हैं कि केंद्र के निर्देशों को मानना राज्यों का दायित्व है। केंद्र के किसी कानून को राज्य में रोकना या न मानना राज्य का संवैधानिक रूप से फेल होना माना जाता है। और अगर केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को यह लगा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने में फेल हो गए हैं, तो क्या कार्यवाही हो सकती है, यह संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है और आप लोग जानते भी हैं। लिहाजा ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और तेजस्वी यादव की उम्मीद कानून को लागू करने से रोकने की बात महज एक सियासी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहले भी ममता बनर्जी संसद में पारित कानूनों के खिलाफ इस तरह की सियासी स्टंटबाजी कर चुकी हैं। जब केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में सीएए पारित किया था, तब भी इसे लागू करने में कुछ राज्यों ने नानुकुर की थी। उस वक्त भी ममता जी आपने और केरल की सरकार ने अपने राज्य में सीएए लागू नहीं करने की बात कही थी। क्या आप और केरल सरकार ऐसा कर पाए? कहने का मतलब ये कि जो नहीं कर सकते उस पर बयानवीर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग ये नहीं जानते कि केंद्र के कानूनों को पालन नहीं करने का आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप दोनों बखूबी जानते हैं कि संसद में पारित कानून को आपको अपने राज्यों में लागू करना ही पड़ेगा। फिर भी न जाने क्यों आप दोनों और समूचा विपक्ष मुसलमानों से धोखेबाजी कर रहा है। आपके पास एक विकल्प है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो जरूर जाइए। इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी, यह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए।
अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।